नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा और आचरण किया जाएगा। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत में लखनऊ की बेंच फैसला नहीं करती आपको निर्माण का काम मत करना। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता, भजन होता है तो सामूहिक होता है और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है। और भजन और कीर्तन खड़े खड़े नहीं हो सकते। कब तक खड़े रहेंगे? वहां नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम पेटी तो बनेगी। 6 दिसंबर को बहुत सुबह हम लोग बाबरी मस्जिद के सामने पहुंच गए। एक भगवा झंडा भी वहां लग गया था, तो एक बड़ा तनाव का माहौल था और ये नहीं समझ में आ रहा था कि आज होगा क्या। धीरे धीरे भीड़ वहां आती चली गई और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। तब तक एक आध और पत्रकारों के पिटने की भी खबर आई। नारे लग रहे थे, सारे बोलो जय श्री राम, गांधी बोलो जय श्री राम, जिन्ना बोलो जय श्री राम, मुल्ला बोलो जय श्री राम। जो कार सेवक हैं वो अंदर घुसने लगे। ढांचा है, ढांचा के आसपास लोहे की रेलिंग लगी हुई है, वो रेलिंग को पार करके अंदर घुसने लगे। अंदर पीएससी के जवान हैं, उनसे वो भिड़ने लगे। एक दो ही पत्थर पड़े होंगे कि पीएससी के सारे जवान वहां से ऊपर से नीचे आ गए। जो लंगर होता है जिससे नाव रोकी जाती है, सरयू में बहुत लंगर थे, वो लंगर फेंक फेंक के ऊपर मार रहे थे और जहां लंगर अटकता था उससे वो गुंबदों पर चढ़ना शुरू हुए। और ये देखते ही देखते बीच वाली जो गुंबद है ना वो गिरी एकदम तेजी से, एकदम धूली धूल हो गई। गुंबद जब पहली गिर गई तो ये नारा लग रहा था, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त। हमारे सामने मंच नहीं था, हमारे सामने सिर्फ बाबरी मस्जिद थी। जो कुछ टूट रहा है वो सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, एक इमारत नहीं है, 450 साल पुरानी कोई रचना नहीं है। ये बहुत बहुत कुछ और टूट रहा है उसके साथ। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुंबद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। 6 डिसेंबर 1992 काय घडलं या दिवशी? एक वास्तू, एक स्ट्रक्चर, एक ढाचा, काही जण ज्याला राम जन्मभूमी म्हणतात,
काही लोक ज्याला बाबरी मस्जिद म्हणतात, काही लोक ज्याला विवादित ढाचा असं म्हणतात, तो तोडला गेला, काढून टाकण्यात आला. स्वतंत्र भारताचा इतिहास जेव्हा लिहिला जाईल तेव्हा तो या घटनेच्या चर्चेशिवाय कधीही पूर्ण होणार नाही. स्वतंत्र भारताचा राजकीय इतिहास सुद्धा जेव्हा लिहिला जाईल तेव्हाही या घटनेच्या मीमांसेशिवाय अपूर्णच राहील. आणि या घटनेची बीज केव्हा रोवली गेली? किती वर्षापूर्वी? 1000 वर्षांपूर्वी, 500 वर्षांपूर्वी, 100 वर्षांपूर्वी, 40 वर्षांपूर्वी की 6 वर्षांपूर्वी? प्रश्न असाही आहे की जर हे जे काही घडलं ते थांबवता येऊ शकलं असतं तर मग ते का नाही थांबवलं गेलं? का ते न थांबवण्यामागे कुठलं षडयंत्र होतं? आणि जर ते तसं होतं तर या षडयंत्राचा फायदा नक्की कोणाला होणार होता आणि का होणार होता? 6 डिसेंबर 1992 साली कल्याण सिंग उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. ज्या वादग्रस्त इमारतीची तोडण्याची आणि तोडवण्याची जबाबदारी कल्याण सिंग आपल्या खांद्यावर घेत होते त्या वास्तूचा पाया 1528 साली खणला होता मुघल बादशाह बाबरचे सेनापती मीर बाकी खान यांनी. कट्टर हिंदूवादी संघटनांचा दावा होता की ह्या जागेवर आधी मंदिर होतं जे श्रीरामाच्या जन्मस्थानावर बांधलं गेलं होतं. उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार 1853 साली ह्या जागेवरून पहिल्यांदा दंगली उसळल्या होत्या आणि 1885 साली महंत रघुवर दास यांनी फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला होता. जिल्हा जजने आपल्या निर्णयात असं म्हटलंय की या मशिदीचं बांधकाम 356 वर्ष आधी झालं असल्याने यावर निर्णय घेणं चुकीचं ठरेल. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वाद उठला तो 21-22 डिसेंबर 1949च्या रात्री. 21-22 डिसेंबरच्या 1949च्या रात्री वास्तूच्या आत रामाची मूर्ती प्रकट झाल्याचा दावा केला गेला. संपूर्ण अयोध्येत याची चर्चा सुरू झाली. विधिवत भीड़ थी. एक बाबा रामदास हुआ करते थे. हमको जो पता चला, मैं स्कूल पढ़ता था तो इत्तेफाक से पीटीए कहे के था, फील्ड में थे तो बाबा रामदास पहुँचे. कहें अरे बच्चों बच्चों, अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि रामलला प्रकट हो गए हैं? तो हमने रेफरेंस पूछा उनसे पूरा, तो सब के सब लोग वहाँ गए और वहाँ दर्शन किए. दूर से दर्शन होते थे. 1949 सालच्या ह्या घटनेनंतर फैजाबाद पोलीस चौकीत 23 डिसेंबरला FIR दाखल केली गेली. FIRचा नंबर होता 167-49. ABP माझाच्या ह्याच नावाने असलेल्या डॉक्युमेंटरीमध्ये अयोध्या वादाशी निगडित घटकांनी वेगवेगळे दावे केले होते. 22/23 की रात में ये हुआ कि जो इनर कोर्टयार्ड था उसका जो सेंट्रल डोम था, उस सेंट्रल डोम में भगवान के प्रकट होने का कोई प्रकाश, जैसा कि लोग बताते, हम लोग तो थे नहीं ऑन स्पॉट, कि कोई प्रकाश पुंज आया और उसमें भगवान का प्रकटोत्सव माना गया और ये हुआ कि यही मुख्य जन्म स्थान था. एकवीस 22 डिसेंबर 1994 सालच्या त्या घटनेनंतर अयोध्या आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये वातावरण तंग होतं. जिल्हा प्रशासनाने वादग्रस्त जागेमध्ये येण्या जाण्यास मनाई केली. त्यावर ह्या विरोधात गोपाल सिंग विशारद 1950 साली फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात गेले. That was a suit for injunction simpliciter on the ground कि साहब हम हिंदू हैं, ये हमारी श्री राम की जन्मभूमि है, हम इस स्थान की पूजा करते हैं. कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ मुसलमान लोकल 4-5 ये इंटरफियर करते हैं, हमारे आने जाने में अवरोध कर रहे हैं. पुढे श्रीरामांवरून देखील वाद निर्माण झाला. हमारे पक्ष के मुताबिक कि हिंदू इसको हमेशा अपनी जन्मभूमि मानता रहा और ये एबंडेंट एविडेंस है कि हिंदू ने कभी भी अपने क्लेम को एबंडन नहीं किया राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. और बाहर राम चबूतरा, सीता चरण चिन्ह, रसोई, ये सब एडमिटेडली इट वाज इन पोजेशन ऑफ हिंदू. नंतर मुस्लिम वकील देखील न्यायालयात गेले.
त्यांच्या मतानुसार 21-22 डिसेंबर 1949 साली रामाची मूर्ती प्रकट झाली नव्हती, तर चोरून लपवून त्या मूर्तीला तिथे ठेवण्यात आलं होतं. मूर्ति उनके लिहाज से चबूतरे पर रखी थी, उसको उठाकर चोरी से वहाँ अंदर रख दिया गया. यही सरकार ने, जो दरोगा था उसने रिपोर्ट में लिखवाया कि चोरी से मूर्तियाँ गुंबद के नीचे रख दी गई. और यही सरकार ने जो अपना दावा दाखिल किया है 1950 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, SSP ने उन्होंने लिखा. खरं तर मूर्ती प्रकट होणं आणि त्या वादग्रस्त वास्तूवरून न्यायालयात 4 वेगवेगळे खटले दाखल केले जाणं, ही सगळी न्यायालयीन लढाई अयोध्या प्लॉट क्रमांक 583च्या मालकी हक्कासाठी होती, ज्यावर ती वादग्रस्त वास्तू उभी होती. हा वाद अजूनही न्यायालयात असताना त्याला वेगळं वळण मिळालं. त्या वर्षी ज्या ठिकाणी रामाची मूर्ती प्रकट झाल्याचं सांगितलं जात होतं, त्या वादग्रस्त वास्तूचं कुलूप उघडण्याचे आदेश फैजाबाद जिल्हा सत्र न्यायाधीशांनी दिले. तेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधान होते. पण जरी हा निर्णय न्यायालयाचा होता, तरी सरकारने त्यावर त्वरित केलेली अंमलबजावणी अनेक प्रश्न निर्माण करतात. खरं तर जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय फक्त 40 मिनिटात लागू केला. कुलूप उघडण्याच्या घटनेचं दूरदर्शनवरून थेट प्रसारण झालं. राजीव गांधी सरकारने कुलूप उघडण्याचा निर्णय शहाबानो केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पारटल्यानंतर घेतला होता. इतनी जल्दीबाजी जो हुई अदालत की तरफ से, उसमें प्रशासन का रुख अहम था. उन्होंने कहा कि भाई ताला खोलने से कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होगी, और उसमें जज ने ताला खुलवा दिया. और खुलवाने से एक जो बात जो मुस्लिमों को खास करके अखरी, वो ये कि जिस तरह से उसको दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया, टेलीवाइज किया गया, तो मुस्लिम समुदाय को लगा कि ये पहले से कहीं सुनियोजित था. उनको ये लगा कि एक सामान्य अदालती प्रक्रिया नहीं है. विवादित वास्तूचं कुलूप उघडल्यानंतर कट्टर हिंदू संघटनांनी आंदोलन तीव्र केलं. 1989 सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात अलाहाबादेत कुंभमेळा सुरू होता. तेव्हा आणखीन एक मोठी घोषणा झाली. असं म्हटलं गेलं की 9 महिन्यांनी नोव्हेंबर महिन्यात मंदिर निर्मितीचा शिलान्यास केला जाईल. हा उद्देश पूर्ण करण्याकरता देशातल्या कानाकोपऱ्यात शिलापूजनेची योजना तयार केली गेली. एक मात्र स्पष्ट झालं की धार्मिक भावना अधिक तीव्र होऊ लागल्या होत्या. विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार ये भी आमादा थे कि कोई हल नहीं निकलना चाहिए. तो कोई हल नहीं निकलना चाहिए, तो इसलिए वो शिलान्यास स्थल जहाँ पर एक सहमति हुई थी, उसके बजाय वो दावा ठोकते रहे कि नहीं मस्जिद पूरा हम लेंगे, वो कलंक है, उसको गिराना है, वहीं पे गर्भगृह बनाना है. विश्व हिंदू परिषदेच्या देखरेखीखाली गावागावांमध्ये शिलापूजन सुरू झालं होतं. विटांवर राम राम असं लिहिण्यात येत होतं आणि त्याचबरोबर मिरवणुकाही काढल्या जात होत्या. या विटा अयोध्येत बांधल्या जाणाऱ्या राम मंदिरात वापरल्या जाणार होत्या. कांग्रेस कोशिश ये कर रही थी कि वो जो इनका जो कोशिश है संघ परिवार की, भारतीय जनता पार्टी की, इन लोगों की, कि वो हिंदू समुदाय की भावनाओं को हाईजैक करके एकजुट करें. तो कांग्रेस भी ये दिखाना चाहती थी कि नहीं, हम मुस्लिम परस्त नहीं हैं, और हम भी जो हिंदू सेंटिमेंट है, जो लेजिटिमेट हिंदू सेंटिमेंट है, जो मध्यम मार्गी हिंदू है, उसको वो चाहते थे कि हम भी उसको ये दिखाना चाहते थे कि हम आपके साथ हैं. गृहमंत्री बूटा सिंग आणि यूपीचे मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी यांच्या समक्ष विवादित स्थळाजवळ शिलान्यास केला गेला. या दरम्यान पत्रकार शीतला प्रसाद गृहमंत्री बूटा सिंगना भेटले कि अगर यहाँ प्रस्तावित शिलान्यास के अनुसार मंदिर बन गया तो ये 4 फीट और पश्चिम तक जाएगा, माने कि मस्जिद का कोई हिस्सा जो है वो बचेगा नहीं. तो मैंने कहा बूटा सिंह जी अब बताइए आप. कहना रही ये तो मुझे सूचना नहीं थी और ये था और मुझे गलतफहमी हो गई और ये हो गई. और उसके बाद जो है और उन्होंने जो है ये सब तथ्य आया. तो इस तरीके से ये दोनों राजनैतिक स्वार्थ एक साथ नहीं हो सकते थे. ये सिर्फ डिश देने का सवाल था कि हम
विश्व हिंदू परिषद से भी अधिक हिंदू कैसे बन जाएं। मुस्लिम संघटनांनी शिलान्यासाचा विरोध केला, पण त्या विरोधाकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. दुसरीकडे शिलापूजन समारंभामुळे देशातलं धार्मिक वातावरण बिघडू लागलं होतं. 1989 साली 706 दंगली उसळल्या आणि या दंगलीत 1174 लोक मारले गेले होते. पहिली दंगल उसळली ती शिलापूजनाच्या मिरवणुकीदरम्यान. दंगली उसळल्यानंतर लगेच 2 दिवसांनी राजीव गांधींनी भागलपूरचा दौरा केला. सर, एक आखिरी सवाल, रामशिला जुलूस पे बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? अभी तक रामशिला आयोजनों से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सामने नहीं आई है. 2 महिने सलग भागलपूर उसळलेल्या दंगलींमुळे जळत होतं. जवळजवळ 1000 लोक मारले गेले होते. मरणाऱ्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या अधिक होती. 3 नोव्हेंबर 1989 रोजी राजीव गांधी फैजाबादला पोहोचले. इथूनच त्यांनी आपली गादी वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आप हमें वोट दीजिए, हम राम राज्य वापस लाएंगे. मुझे भी हिंदू होने पर गर्व है. इथे त्यांनी रामराज्य स्थापित करण्याचा मुद्दा उठवला. त्यांचं भाषण लिहिणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मणिशंकर अय्यर यांच्या मतानुसार भाषणाचे शब्द आणि जागा शेवटच्या क्षणी बदलण्यात आल्या. सुरुवातीला राजीव गांधी निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात पंचायती राज हा मुद्दा घेऊन राजस्थानच्या नागौरमधून सुरू करणार होते. एक मध्य स्तर के कांग्रेस लीडर तब के जो अब काफी वरिष्ठ हो गए हैं, वो आए जबकि मैं राजीव जी के साथ बैठा था और उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि आप कहीं राजस्थान जा रहे हो, मुद्दा तो ये है अयोध्या, तो पार्टी ने मुझे भेजा आपसे ये कहने के लिए कि खुदा के वास्ते आप इधर उधर न घूमिए और पंचायत राज के बारे में आपको कुछ कहना है तो कहिएगा, लेकिन देश आपसे ये जानना चाहता है कि अयोध्या में क्या होगा. तो प्रोग्राम बदला गया. जो उनका पहला भाषण था उसका मसौदा मैंने ही तैयार किया. उस दिन जबकि हम फैजाबाद गए, वहां राम राज्य का कुछ नहीं लिखा था. ये शायद किसी ने उनको बताया होगा मंच पर, लेकिन कांग्रेसिया को रामराज्य का जिक्र करना, इसमें क्या गलती है? गांधी जी इसकी बात करते थे. 1989च्या लोकसभा निवडणुकींच्या आधी राजीव गांधी बोफोर्सच्या वादात अडकले होते. त्यांच्यावर बोफोर्स तोफ खरेदी घोटाळ्याचा आरोप लावला होता. विश्वनाथ प्रताप सिंग पक्षातून बाहेर पडल्यावर काँग्रेसला ह्या मुद्द्यांवरून आव्हान देत होते, पण राजीव गांधींनी थोडा वेळ मवाळ हिंदुत्वाचा मुद्दा पकडला होता. कांग्रेस ने यह गलती की कि उसने खुलेआम जैसे राजीव गांधी का फैजाबाद से चुनाव प्रचार शुरू करना सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेने की तरह दिखाई देता है और था भी. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यासमोर राजीव गांधींचा मवाळ हिंदुत्वाचा मुद्दा चालला नाही. 1989च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पराभूत झाली. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचं सरकार आलं. या सरकारला बीजेपीने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. बीजेपीच्या जागांचा आकडा 2 ने वाढून 88 झाला होता. व्हीपी सिंग यांनी दोन्ही पक्षांना हा विश्वास दिला की त्यांना जर थोडा वेळ दिला तर अयोध्या प्रकरणावर ते तोडगा शोधतील. पण असं घडण्याआधीच साधू संतांनी 30 ऑक्टोबर 1990 साली मंदिर निर्माणची घोषणा केली. तेव्हा भाजपला भीती वाटू लागली की त्यांची सवर्ण वोट बँक व्हीपी सिंग यांच्या घोषणेला त्यांना जबाबदार ठरवेल. आणि त्याच वेळी लालकृष्ण अडवाणी यांनी 25 सप्टेंबर 1990 साली सोमनाथ ते अयोध्यापर्यंत 10,000 किलोमीटरची रथयात्रेच्या आयोजनाची घोषणा केली. सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा था और अगर बिगड़ा था तो फिर उसका कैसे फायदा उठाया गया, कैसे उसका लाभ लिया भारतीय जनता पार्टी ने, कि वो पार्टी जो 5-7 सीटों पर हुआ करती थी, 52-54 सीटों तक पहुंच गई उत्तर प्रदेश में. लेकिन लोगों को ये समझ में आया कि जब वो खत्म हुआ तो वापस भारतीय जनता पार्टी 10 सीट पर आ गई. सुरुवातीला व्हीपी सरकारने या रथयात्रेला अडवण्याचा थांबवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. यामुळे राम मंदिर आंदोलनाचा लालकृष्ण अडवाणी चेहरा बनले.
अडवाणींचा रथ आता बिहारच्या समस्तीपूर इथं पोहोचला होता, पण 23 ऑक्टोबरच्या सकाळी त्यांना अटक करण्यात आली होती. याचं उत्तर म्हणून भाजपने व्हीपी सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. नंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्यासहित चंद्रशेखर यांचं सरकार सत्तेत आलं, पण ते फार दिवस टिकू शकलं नाही. बातचीत का नतीजा यह निकला कि कहां कहां पर इन लोगों के मिलन बिंदु है वो मालूम हुआ. और विश्वनाथ प्रताप जी के समय में आपको स्मरण होगा कि एक अध्यादेश बना था, जारी हुआ था. वो अध्यादेश एक तरह से उस समय की परिस्थितियों में इसका सही समाधान था, लेकिन एक पक्ष द्वारा बाद में विरोध करने के कारण 3 दिनों के बाद उस अध्यादेश को वापस ले लिया गया. तो विश्वनाथ प्रताप जी के समय में भी एक बार समाधान का बिंदु आया था. और चंद्रशेखर जी बड़े सुलझे हुए आदमी थे. जब उन्होंने दोनों पक्षों को सुन लिया, सारी बातें जान ली, प्रोफेसर बीबी लाल साहब से एक रिपोर्ट मंगाई, इसी पर अध्यादेश बन रहे थे कि चंद्रशेखर जी की सरकार वो छोटी सी बात जासूसी में चली गई. नहीं तो चंद्रशेखर जी यदि 6 महीना रहते इसका समाधान वे अपनी ओर से कर लेते. परत एकदा 1991 साली निवडणुका झाल्या आणि ह्या निवडणूक प्रचार सभेदरम्यानच राजीव गांधी यांची हत्या झाली. मात्र काँग्रेस पक्ष परत सत्तेत आला आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नरसिंहराव देशाचे पंतप्रधान झाले. त्याचबरोबर नरसिंहरावांना बाबरी मस्जिद राम मंदिराचा वाद वारशात मिळाला. दिल्लीत तर काँग्रेसचं सरकार सत्तेत आलं होतं आणि बीजेपीने राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून अनेक राज्यात आपली सत्ता स्थापण्यात यश मिळवलं होतं. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशात भाजपची सत्ता आली होती. जून 1991 मध्ये कल्याण सिंग उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्याच्या पुढच्या महिन्यातच म्हणजे जुलैमध्ये ते भाजपा नेते मुरली मनोहर जोशींच्या बरोबर अयोध्येला गेले. त्यांनी तिथे शपथ घेतली, पूर्ण केला. रामलल्ला हम आए हैं, मंदिर यही बनाएंगे, मंदिर आम्ही इथेच उभारणार. आणि इथूनच संघ परिवाराचं अयोध्येमध्ये राम मंदिर उभारण्याचं अभियान सुरू झालं. आपल्या अयोध्या दौऱ्याच्या 15 दिवसानंतर कल्याण सिंग यांनी एक मोठा निर्णय घेतला. वादग्रस्त वास्तू आणि त्याच्या आजूबाजूला असलेली 2.77 एकर जमीन त्यांनी आपल्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला होता, म्हणजे अधिग्रहण करण्याचा. इतकंच करून ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी 2.77 एकर जमीन राम मंदिर निर्मितीकरता तयार केलेल्या ट्रस्टला म्हणजे राम जन्मभूमी न्यासला 1 रुपयाच्या भाडेतत्वावर दिली, ज्यावर ते वादग्रस्त वास्तू उभारू शकले असते. मुस्लिम संघटनांनी न्यायालयात याचा विरोध केला आणि मग अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली आणि ह्यापेक्षा मोठा निर्णय दिला, अधिग्रहित जमिनीवर पक्क्या बांधकामास मनाई. याच दरम्यान कल्याण सिंगच्या सरकारी निवासस्थानी एक महत्वाची बैठक झाली. ह्या बैठकीला त्यांच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री तर होतेच, पण त्याचबरोबर विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष अशोक सिंघल देखील हजर होते. कल्याण सिंह जी, कार सेवकों को मंदिर तक जाने में दिक्कत होती है. जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उन्हें हटवाना चाहिए. कल्याण सिंह जी, राम जन्मभूमि से जो बाहर निकलने का मुख्य द्वार है, उस द्वार के बाहर बैरिकेड्स लगे हैं. आखिर उन बैरिकेड्स की जरूरत क्या है? मैं पुलिस प्रशासन से इस बात की जानकारी लेता हूं. देखिए, हमें दी गई जमीन पे हम कोई पक्का निर्माण नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको समतल तो करवा सकती है. क्या इसके लिए भी कोई कानूनी अडचण है? अयोध्येत सुरक्षा व्यवस्थेत थोडी ढील देण्याचा दबाव कल्याण सिंग यांच्यावर झाला आणि याचा परिणाम लवकरच दिसू लागला. तेव्हा उत्तर प्रदेशचे डीजीपी प्रकाश सिंग होते. त्यांचं म्हणणं होतं की तेव्हा राज्य सरकार राम मंदिराचे कैवार घेतलेल्या अधिकारांना प्राधान्य देण्यासाठी दबाव आणत होतं. सरकार का यह प्रयास था कि अयोध्या और उसके आसपास ऐसे अधिकारी लगें जो उनके कहने के अनुसार चल सकें. और उस समय वहाँ जो एसएसपी थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, खासतौर से वो लोग ऐसे चुने हुए लोग थे जो सरकार के इशारे पे सब कुछ करने को तैयार थे. ये बात तो अपनी जगह सही है. और बाद में वही एसएसपी बाद में उनको बीजेपी ने इलेक्शन का टिकट भी दिया था. अयोध्या के इर्द गिर्द जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें भी उस समय की सरकार चाहती थी ढील दी जाए. इतकंच नाही तर सरकारी ट्रॅक्टर घेऊन ती जमीन सपाट देखील केली गेली.
या गोष्टींचा अतिरेक 31 ऑक्टोबरला झाला, जेव्हा काही कारसेवक वादग्रस्त वास्तूवर चढले आणि त्यांनी भगवा झेंडा फडकवला. त्यांना जाब विचारणारं कोणीही नव्हतं. इकडे दिल्लीत पंतप्रधान आणि देशातल्या मुख्यमंत्र्यांची राष्ट्रीय एकात्मता परिषद होती, जिथे कल्याण सिंग देखील पोहोचले. हमने सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा सख्त कर दिए हैं ताकि ढांचा सुरक्षित रहे. मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस पर किसी को भी नहीं चढ़ने दिया जाएगा. हम अदालत के आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारच्या मजबूत बांधकामावर स्थगिती आणली होती. या निर्णयावर राम जन्मभूमी न्यासने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हटलं की राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशिदीच्या सुरक्षेची जबाबदारी पूर्णतः उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांच्या खांद्यावर आहे. इतकंच नाही तर वादग्रस्त जमीन अधिग्रहणावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचं पालन करणं ही देखील यूपी सरकारची जबाबदारी आहे. या निर्णयानंतर संघाने आपला नियोजित कार्यक्रम बदलला. राज्य सरकारने वादग्रस्त जागेवर येणं जाणं अधिक सोपं केलं आणि जेव्हा नरसिंहराव सरकारने केंद्रीय सुरक्षा दल पाठवायची तयारी दाखवली, तेव्हा कल्याण सिंग यांनी गृहसचिवांना धमकी दिली. केंद्र गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना चाहता है. आप हमसे पूछे बिना केंद्रीय सुरक्षा बल भेज रहे हैं. क्या केंद्र राज्य की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच टकराव चाहता है? आता पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी दोन्ही बाजूंशी स्वतः बोलून योजना तयार केली. नरसिंहराव यावर अजूनही विचार करत होते. त्याच वेळी विश्व हिंदू परिषदेने नवीन डेडलाईन समोर ठेवली. 9 जुलैपासून कारसेवा सुरू करण्याची ही घोषणा होती. कारसेवा होणार होती 9 जुलैला, पण त्या अगोदर फक्त 2च दिवस विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनी एक इशारा दिला की उभी आहे ती वास्तू तर पाडली जाईलच आणि राम मंदिराची दुरुस्ती होईल. विश्व हिंदू परिषदेची ही नवी रणनीती होती. ते आता राम मंदिराच्या निर्मितीला राम मंदिराची दुरुस्ती असं म्हणायला लागले होते. 9 जुलैला अयोध्येत 50 ते 60 कारसेवक जमले होते. तिथे कॉन्क्रीटचा एक चौथरा तयार करण्यात आला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन केलं गेलं. यूपीच्या मुख्यमंत्र्यांना कल्याण सिंग यांना चौथऱ्याबद्दल विचारल्यावर त्यांनी पहिल्यांदा तर काही माहिती नसल्याचा आवाडला, पण नंतर सांगितलं की कामावर स्थगिती आणली तर दंगली भडकू शकतात. एकीकडे भाजप आणि संघ परिवाराने कारसेवेतून आपलं अंग काढून घेतलं आणि सरकारला सांगितलं की साधू संतांशी चर्चा करा. तो बताएं आडवाणी जी, क्या किया जा सकता है? देखिए, हमारा धार्मिक नेताओं पर कोई नियंत्रण नहीं है. आप सीधे उनसे बातचीत करें. अच्छा, मुझे तो लगता था कि संत समाज आपसे सलाह मशवरा करके ही कोई निर्णय लेता है. प्रधानमंत्री जी, आप साधु संतों से क्यों नहीं बात करते? आप साधु संतों को बुलाइए और उनसे चर्चा कीजिए. पर आडवाणी जी, आप कार सेवा तो बंद करवाइए. प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी पंतप्रधानांबरोबर चर्चा केली. 2 दिवसांनंतर साधू संतांचं प्रतिनिधित्व करणारं एक मंडळ पंतप्रधानांना भेटलं. देखिए, यूपी सरकार ने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया, इसी कारण यह गंभीर स्थिति पैदा हुई है. हमें इसका हल निकालना होगा. देखिए प्रधानमंत्री जी, हम सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आदेश को नहीं मानते.
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह कार सेवकों के ऊपर कोई भी बल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वो बल प्रयोग करते हैं तो प्रदेश में हिंसा होगी। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कार सेवा पर रोक लगा दें। उसके बाद ही समयबद्ध तरीके से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला हल किया जा सकता है। ठीक है प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं तो हम कार सेवा रोक देते हैं और हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि मंदिर का निर्माण भी अभी नहीं करेंगे। इसके लिए हम आपको 3 महीने का समय दे रहे हैं, 3 महीने का। हम कार सेवा नवंबर में प्रारंभ करेंगे। निर्णयानुसार कारसेवेवर स्थगिती आणली गेली। हा वाद सोडवण्यासाठी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या हातात फक्त 90 दिवस उरले होते। पण यावेळेला पुढाकार घेतला गेला। हे प्रयत्न जर सफल झाले असते तर भारतीय राजकारणाचा प्रवाह बदलला असता। विश्व हिंदू परिषद आणि बाबरी मशीद ऍक्शन कमिटी यांच्यामध्ये समोरासमोर चर्चा सुरू झाली। हा वाद सोडवण्याच्या प्रयत्नात नरसिंह राव यांनी शेवटचा उपाय केला। केंद्रीय गृहमंत्री एस.बी. चव्हाण यांच्या बरोबर मस्जिद ऍक्शन कमिटी आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांची बैठक झाली। ढांचे में काले पत्थर के 14 स्तंभ लगे हैं, उस पर हिंदू कलाकृतियां छपी हुई हैं। इससे साफ है 11वीं सदी के किसी हिंदू मंदिर का हिस्सा था। जनाब, बाबरी मस्जिद के निर्माण के 50 सालों के भीतर 1575-76 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अगर तुलसीदास जी के रामलला के जन्म स्थान को गिराकर मस्जिद तामीर करवाई गई थी तो उन्होंने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? दोबारा जब नरसिम्हा राव आए हैं तो इन्होंने फिर उस बातचीत को शुरू किया और इनके ज़माने में दूसरे लोग थे। बुलाय सिंह साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तो उसमें भगत सिंह शेखावत तो थे और 2-1 लोग और थे। कुमारा मंगलम साहब उसमें उस वक्त तो गवर्नमेंट के थे, वो मिनिस्टर के से विजिट कर रहे थे, बातचीत को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उसमें बातचीत चली और उसमें कई क्वेश्चनर एक्सचेंज हुए कि उन्होंने हमको लिख के दिया, हमने उनको लिख के दिया, सवाल जवाब हुए। खरोखरच अशी आशा वाटायला लागली होती की न्यायालयाबाहेर चर्चेतून अयोध्येचा हा वाद मिटू शकेल, प्रश्न सुटू शकेल। सगळ्या देशांनी श्वास असा रोखून धरलेला होता आणि सगळे 8 नोव्हेंबरची वाट पाहत होते। पण अचानक विश्व हिंदू परिषदेच्या केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळाने अचानक दिल्लीत धर्म संसदेची बैठक बोलावली। दिवस होता 30 ऑक्टोबर 1992। धर्म संसदेत घोषणा केली गेली की तडजोड केली जाणार नाही आणि जुन्या मागण्या परत समोर ठेवल्या गेल्या। 30 ऑक्टोबरच्या या बैठकीत विश्व हिंदू परिषदेने करारात तडजोडीत अर्थ नसल्याची एकतर्फी घोषणा केली। त्याचबरोबर 6 डिसेंबर पासून कारसेवा पुन्हा एकदा सुरू करण्याची घोषणा केली। या परिस्थितीत विश्व हिंदू परिषद आणि बाबरी मस्जिद ऍक्शन कमिटीची 8 नोव्हेंबरला पुन्हा एकदा बैठक झाली। देखिए, आप मामले को उलझा रहे हैं। आप चाहते ही नहीं है कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे जिसे सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सके। हम उलझा रहे हैं? अरे मामले को आप लटका रहे हैं। हम जो भी सबूत पेश करते हैं आप उनको मानने को तैयार नहीं। जब तक 6 दिसंबर को कार सेवा शुरू करने का ऐलान आप वापस नहीं ले लेते तब तक किसी भी तरह की कोई बातचीत करने का कोई तुकी नहीं है। तिलानी साहब, ये घोषणा धर्म संसद की है, ये साधु संतों का विशेषाधिकार है। हम धर्म संसद पे किसी तरह का बदलाव करने का दबाव नहीं डाल सकते। जब उन्होंने कार सेवा का ऐलान कर दिया तो हम लोगों ने कहा कि अब बातचीत से क्या फायदा। तो नरसिम्हा राव साहब ने भी कहा कि हाँ, ये तो इन्होंने ब्रीच किया है। त्यांनी डझनावारी मीटिंग्स केल्या निर्णया संबंधितांची
अनेक लोकांच्याशी चर्चा केली, साधू संतांच्याशी चर्चा केली, मौलवींच्या बरोबर चर्चा केली, पण शेवटी काय झालं की ह्या चर्चेतून निष्पन्न काय झालं असा जर प्रश्न कोणी विचारला तर काय निष्पन्न झालं याचं उत्तर कोणीही देऊ शकत नाही. कारण ह्या बैठकांच्या मध्ये नरसिंहराव आणि ते जे कोणी लोक होते त्या वेळचे त्यांच्याशिवाय इतर कोणीही हजर नव्हता. चर्चा असफल ठरली. त्याच दरम्यान गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी अयोध्येवर एका मोठ्या योजनेचा आराखडा पंतप्रधानांसमोर ठेवला. सर, हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये हो सकता है कि 20,000 सेंट्रल फोर्स को अयोध्या भेजें. आर्टिकल 355 के तहत हम ये कर सकते हैं. राज्य में आंतरिक हालात बिगड़ने की सूरत में राज्यपाल की रिपोर्ट को आधार बनाकर इमरजेंसी सिचुएशन में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है. माधव गोडबोले यांनी या गोष्टींचा उल्लेख आपल्या पुस्तकात अनफिनिश्ड इनिंग मध्ये केलाय. पूरा प्लान बना कि कैसे रेल, सड़क या वायु मार्ग से कंपनियों को भेजा जाए. वहां कितने तंबुओं, हथियारों, भोजन और अन्य सामान की जरूरत पड़ेगी. साथ में कमांडो यूनिट भी रहेगी जिन्हें ढांचे के आसपास तैनात किया जाएगा. सुरक्षा बलों को कंटीले तार लगाने की ट्रेनिंग दी गई. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को तैनात किया जाएगा. आपका ये प्लान कब तक पूरा हो जाएगा? सर, 22 नवंबर या ज्यादा से ज्यादा 23 नवंबर तक हमारा बंदोबस्त पूरा हो जाएगा. 24 नवंबर को आप संसद में इसे अनाउंस कर सकते हैं. उसके साथ ही कल्याण सिंह की सरकार को हटाकर हम यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं. ठीक है, हम इस प्लान को लागू कर सकते हैं. आप इसकी तैयारियां कीजिए. प्रधानमंत्री ने इस पर हामी भरी. 17 नवंबर को मैंने सीआरपीएफ के डीजी डीपी सिंह और आईटीबीपी के डीजी आरके वडेरा को रेलगाड़ी से लखनऊ रवाना कर दिया. इसकी सूचना प्रधानमंत्री को दी. सर, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल और आईटीबीपी के डीजी को जरूरी बंदोबस्त के लिए लखनऊ भेज दिया है. बाकी तैयारियां भी हो रही हैं. माधव जी, मैं आपके इस प्लान के बारे में थोड़ा और सोचना चाहता हूं. कुछ समय के लिए आप इसे रोक दीजिए. ठीक है सर. आम्ही जवळजवळ महिनाभर आधीपासून उत्तर प्रदेश सरकारला हे सांगत होतो की जर 1,00,000-2 लाख कारसेवक जमा होणार असले तर त्यांना मशिदीच्या फार जवळ येऊ देता कामा नये आणि म्हणून आपण एक पेरिमीटर घातलं पाहिजे, एक परिघ असा घालून दिला पाहिजे की ज्याच्या आतमध्ये कोणीही येऊ शकणार नाही. ही अत्यंत महत्त्वाची रिक्वायरमेंट जी होती त्याच्यासाठी राज्य शासनाची तयारी नव्हती. म्हणून त्यांनी काय केलं, लोकांना शेवटपर्यंत त्या कंपाऊंड वॉलपर्यंत येऊ दिलं. एकदा तिथपर्यंत येऊन गेल्यानंतर तिथपर्यंत येऊ दिल्यानंतर लोकांना त्या मशिदीवर चढून जाऊन ती मशीद तोडायला कितीचा वेळ लागणार होता. दुसरा प्रश्न हा होता की आम्हाला असलेल्या माहितीच्या आधारावरून यूपीचे पोलीस, उत्तर प्रदेश सरकारचे पोलीस हे कम्युनलाइज झाले होते. पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांना चर्चेसाठी दिल्लीला बोलावलं. ही बैठक दिल्लीत 18 आणि 19 नोव्हेंबरला झाली. प्रधानमंत्री, अयोध्या विवाद का एकमात्र हल यही बचा है कि विवादित ढांचे को हिंदुओं को सौंप दिया जाए. कल्याण सिंह जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मामला अदालत में है, हम उस पर फैसला कैसे कर सकते हैं? मुस्लिमों को विवादित ढांचे से 15 से 20 किलोमीटर दूर मस्जिद बनाने के लिए मनाया जा सकता है. हमारी सरकार उन्हें जमीन देगी और मस्जिद बनाने के लिए मदद भी करेगी. इस बारे में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से बात करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील दायर करें कि वो भूमि अधिग्रहण के बारे में जल्द फैसला सुनाए और हमारी राज्य सरकार भी जल्द अपील करेगी. ठीक है, आपके सुझाव
कैबिनेट कमेटी के सामने रखे जाएंगे। हा मुद्दा आता राजकीय प्रकरणांच्या कॅबिनेट कमिटीच्या बैठकीत विचारला जाऊ लागला। यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का कहना है कि जिस जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है उसे मूल ढांचे से अलग रखा जाएगा, इसलिए 6 दिसंबर को वहां कार सेवा करने की इजाजत दे दी जाए। कल्याण सिंह जी की बात पर हम भरोसा कर सकते हैं? कल्याण सिंह जी का यह भी तर्क है कि चूंकि उस जमीन पर मुसलमानों ने अपना हक नहीं जताया है, इसलिए उस क्षेत्र में कार सेवा की इजाजत देने में कोई हर्ज नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की है। जहां तक यूपी के मुख्यमंत्री के सुझाव की बात है तो उस पर हम राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुला सकते हैं। 23 नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी राष्ट्रीय एकता परिषदेची बैठक बोलावली। ते कल्याण सिंग यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करणार होते, पण आश्चर्य म्हणजे भाजपने खुद्द या बैठकीवर बहिष्कार टाकला। भाजपचं म्हणणं होतं की पूर्वी देखील या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्या होत्या। आप एकता परिषद की बैठक में क्यों नहीं गए? जाके क्या करते? क्या हासिल होता? नरसिंह राव ने यह बैठक मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए बुलाई है। आप ही कैसे कह सकते हैं? कल्याण सिंह जी ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में ही इसे भांप लिया था और हम केंद्र को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर यूपी सरकार को बर्खास्त किया या विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हमारा आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। और अगर यूपी सरकार बर्खास्त हुई तो हमारे कार्यसेवक अयोध्या के लिए कूच कर जाएंगे। माधव गोडबोलेंनी यानंतरच्या सर्व घटनांचा तपशील आपल्या पुस्तकात दिलाय। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री राव ने तय किया कि राज्यपाल की रिपोर्ट मंगवाई जाए और धारा 356 के तहत यूपी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। राज्यपाल 26 नवंबर को दिल्ली आए। उन्हें शाम तक रिपोर्ट देनी थी। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने ढांचे की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दिया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री तक संदेश भिजवाया कि ऐसे में रिपोर्ट देना ठीक नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मान गए। सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। या पुस्तकामध्ये त्यांनी मुद्दाम असं लिहिलं होतं की हे पुस्तक माझ्या मरणाच्या नंतर प्रसिद्ध केलं जावं। आता ते प्रसिद्ध नंतर का केलं जावं की त्यांना असं काहीतरी सांगायचं होतं की जे ते जिवंत असताना लोकांपर्यंत पोहोचू नये। त्याच्यात त्यांनी मुख्य काय सांगितलं की काँग्रेस पार्टीमधल्याच काही लोकांचा असा एक कट होता, असा एक कार्यक्रम होता की काहीही परिस्थितीमध्ये काही झालं तरी त्याची जबाबदारी ही माझ्यावर टाकावी, हे त्यांच्या मनामध्ये असल्यामुळेच कदाचित ते या बाबतीमध्ये काही निर्णय करू शकले नाहीत। कल्याण सिंग सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय तर रद्द झाला, पण सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या जमीन अधिग्रहण मुद्द्याच्या निर्णयाकडे। भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आपल्या पुस्तकात माय कंट्री माय लाइफ मध्ये लिहितात, अगर अदालत उस जमीन के अधिग्रहण को वैध बताती तो पूरी जमीन पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो जाता, और अगर अदालत अधिग्रहण को गलत बताती तो राम जन्मभूमि न्यास अपने हिस्से की जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए स्वतंत्र होती। दोनों ही सूरत में विवादित ढांचे से कार सेवकों का कोई मतलब ही नहीं रहता। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, संघ परिवार के नेता और साधु संत कई बार इस सिलसिले में प्रधानमंत्री से मिले और उनसे यही अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी
भरोसा नहीं दिलाया कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला जल्द सुनाने की अपील करेंगे। अगर उस दिन भी अदालत ये फैसला दे देती कि जो विवादग्रस्त जमीन नहीं है और जिस पर श्री नारायण दत्त तिवारी के जमाने में शिलान्यास किया गया था, अगर वहां से मंदिर बनाने की इजाजत दे देती तो ढांचा नहीं गिरता, ढांचा गिराने की जरूरत नहीं थी, आगे बातचीत करके मामला समझाया जा सकता था। विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिराचा नकाशा तयार केला होता. या नकाशात मंदिराचं गर्भगृह बरोबर वादग्रस्त जागेवरच दाखवलं होतं. देशाच्या राजकीय लोकांमध्ये याची चर्चा होतच होती, पण अलाहाबाद उच्च न्यायालय सतत आपल्या निर्णयाची तारीख पुढे ढकलत होतं. सगळ्यात आधी जमीन अधिग्रहणावर अलाहाबाद उच्च न्यायालय 30 नोव्हेंबर 1992 साली आपला निर्णय देणार होतं. मग पुढची तारीख 4 डिसेंबर दिली गेली. मग परत 11 डिसेंबर पर्यंत तारीख टाळली गेली. इकडे अयोध्येत लाखांच्या संख्येने कारसेवक धडकले होते. वादग्रस्त वास्तू पाडण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे 5 डिसेंबर 1992 रोजी लखनौला वाजपेयी आणि अडवाणींनी एका मोठ्या रॅलीचं आयोजन केलं होतं. वाजपेयी जमीन सपाट करण्याबद्दल इथे बोलले होते. ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत में लखनऊ की बेंच फैसला नहीं करती आपको निर्माण का काम बता, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं. अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता, भजन होता है तो सामूहिक होता है, और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है. और भजन और कीर्तन खड़े खड़े नहीं हो सकते. जब तक खड़े रहेंगे नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता. तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा. यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम बेटी तो बनेगी. आज उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं, कल्पना है कि कल देश पर शासन हो, और इसीलिए हम एक तरफ को अपना संकल्प उसको कमजोर होने नहीं देंगे. हमारा संकल्प है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए बलिदान करना होगा तो बलिदान करेंगे, त्याग करना होगा त्याग करेंगे. सरकार की कुर्बानी देनी होगी, सरकार की कुर्बानी देंगे, लेकिन उत्तरदायित्व की भाषा नहीं छोड़ेंगे, उत्तरदायित्व का आचरण नहीं छोड़ेंगे. यह चीज है कि दोनों का सम्मिश्रण, एक तरफ तो कोर्ट का आदर, दूसरी तरफ जनादेश का आदर. जनादेश है मंदिर बनना चाहिए, और नई दिल्ली में बैठे हुए शासक इस बात को समझ रहे. अटल अडवाणींची जोडी मंदिर निर्मितीचा संकल्प पूर्ण करण्याची चर्चा करत होते, तर दुसरीकडे नरसिंहराव सरकारवर दोन्ही बाजूंनी दबाव टाकण्यात येत होता. क्योंकि उन्होंने एक जो कैलकुलेशन की वो ये थी कि इसको मैं राजनीतिक तरीके से संभाल लूंगा. वो ये नहीं समझे कि ये जो वहां की स्थिति है, ये जो कन्वेंशनल पुराने राजनीतिक नेता हैं, वाजपेयी जी हैं, अडवाणी जी हैं, उनके नियंत्रण में नहीं है. और मैं ये भी नहीं मानता कि मुरली मनोहर जोशी के या उमा भारती के भी नियंत्रण में थी. ये जो क्राउड से जो भीड़ थी, इसके एक्टिविस्ट लोग और थे. डिसेंबर रात्री उशिरापर्यंत सर्वोच्च न्यायालय अयोध्येच्या घटनांचं समीक्षण करत होतं. न्यायालयाने वादग्रस्त वास्तू पाडल्याबद्दल नाराजी आणि खेद व्यक्त केला. यूपी सरकारचे ज्येष्ठ वकील के वेणुगोपाल यांच्याकडून उत्तर मागितलं. वेणुगोपाल म्हणाले की माझ्या पक्षकारांनी मला धोका दिलाय, माझी मान शर्मेने खाली झुकली आहे. भाजप नेते अडवाणी आणि वाजपेयींनी ह्या घटनेबद्दल दुःख तर व्यक्त केलं,
पण ती वादग्रस्त वास्तू पाडण्यासाठी माफी मागितली नाही. एक दुर्घटना थी जो हो गई, कोई नहीं चाहता था कि ढांचा इस तरह से तोड़ा जाए. ढांचे की जगह मंदिर बनाने की योजना जरूर थी, लेकिन अगर केंद्र सरकार दूसरी जगह मंदिर का श्री गणेश करने की इजाजत दे देती तो ढांचा टूटने की घटना थी. वादग्रस्त वास्तू ज्या ठिकाणी सपाट केली होती, बरोबर त्याच ठिकाणी राम, सीता, लक्ष्मण आणि हनुमान यांच्या मूर्ती तिथे ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली, ज्यात उत्तर प्रदेश सरकारला बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आला. कल्याण सिंग यांनी दावा केला की त्यांनी आधीच राजीनामा दिला होता. अधिकारियों का और कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं. सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं. किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ. किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ. एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा. 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस.सी. चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए. आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया. 10 डिसेंबर रोजी ही वादग्रस्त वास्तू तोडली गेली. पण म्हणून अयोध्येचा वाद हा मिटला का? सगळी उत्तरं मिळाली नाही. या घटनेनंतर 2 महिने उभा देश जळत होता. सगळीकडे दंगली पेटलेल्या होत्या आणि त्यात जवळपास 2000 लोक मृत्युमुखी पडले. गुजरातमध्ये 246, मध्य प्रदेशात 120, आसाममध्ये 100, उत्तर प्रदेशात 201 आणि एकट्या मुंबईमध्ये 800. आणि त्यानंतर 1993 मध्ये मुंबईत सिरियल बॉम्ब ब्लास्ट झाले. त्यानंतर जेव्हा देशामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा भाजपाला 161 जागा मिळाल्या, पण बहुमत मात्र मिळालं नाही. त्यामुळे त्यांचं सरकार फक्त 13 दिवस टिकलं. त्यानंतर 2 वर्षांनी पुन्हा एकदा अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार सत्तेत आलं, पण राम मंदिर तेव्हाही झालं नाही. हा सगळा वाद अजूनही न्यायालयात आहे.